हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज से हम ट्वेल्थ का भी अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेक्चर है जो कि क्लास ट्वेल्थ के लिए है। तो अगर आपने स्कूल में एक दो लेक्चर भी टीचर के सुने होंगे तो आपको पता होगा कि अकाउंटेंसी का प्लस टू का सिलेबस, जिसमें वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर वन इज पार्टनरशिप एंड नंबर सेकंड इज कंपनी अकाउंट्स एंड नंबर थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसका एनालाइज करने वाले जो मेथड्स हैं, जो टॉपिक्स हैं। तो उसमें हमने मतलब ये टोटल तीन टॉपिक्स हैं जिसमें हम प्लस टू का अकाउंट्स कवर करते हैं। तो अगर आप ट्वेल्थ कर रहे हो या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इन वीडियोस को प्रॉपरली देखोगे तो आपको बेसिक से ये चीजें समझ आ जाएगी, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स में शेयर कैपिटल और पार्टनरशिप के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से देखोगे आपको बड़े आराम से समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। तो अगर मैं स्टार्ट करूं पार्टनरशिप से, कि अगर मैं आपसे भी पूछूं कि पार्टनरशिप होती क्या है, तो पार्टनरशिप तो सभी को पता होता है। अगर मैं किसी से भी पूछूंगा तो वो नॉर्मली उसके दिमाग में भी सेम चीज आएगी कि सर, दो लोग जब एक बिजनेस को करते हैं उसमें होने वाला प्रॉफिट लॉस वो आपस में डिवाइड करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। बिल्कुल। तो अकाउंटेंसी में भी सेम ही है, ठीक है ना। पार्टनरशिप क्या है? अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को करते हैं और सेम कंडीशंस पर एग्री होते हैं, मतलब जो भी उनकी कंडीशंस है म्यूचुअली उनको समझा जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो एग्री होते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस का जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो आपस में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन जो एक चीज समझने वाली है, ये एक्ट, देखो ये भी एक एमसीक्यू है कि पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है? 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक और भी है पार्टनरशिप का एक्ट, एलएलपी बोलते हैं जिसको, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसका एक्ट है 2008, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो ट्वेल्थ का टॉपिक नहीं है। तो हमने पढ़ना है ओनली 1932, क्योंकि ये एक्ट बना था 1932 में, जिसको हम रेगुलरली उसी को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूं आपको समझाने के लिए, कि मान लो ए और बी दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी बैचलर कंप्लीट कर ली या मास्टर कंप्लीट कर ली। उन्होंने सोचा यार क्यों ना हम एक बिजनेस करें, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो अगर हम इकट्ठे होकर एक बिजनेस करें। तो ए ने बोला बी से कि यार हम एक बिजनेस करते हैं, मान लो कपड़े का बिजनेस करते हैं, रेडीमेड का, किसी और चीज का लगा लो, केमिस्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक्स वाई जेड, है ना। तो बिजनेस करते हैं। तो बी बोला यार मेरे पास पैसे कम है। तो ए ने क्या बोला कि मैं बिजनेस में 10 लाख दे देता हूं। बी बोला मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूं। लेकिन ए ने एक कंडीशन रख दी कि मैं यार मेरे पास टाइम कम रहेगा, तो दुकान तुम ही देखना, ठीक है ना। मैं कभी कभार आ जाया करूंगा अगर मुझे टाइम लगेगा तो, अदरवाइज तुमने ही दुकान पे काम करना है, तुमने ही दुकान को चलाना है, ठीक है ना। तो उनकी ये कंडीशंस होगी और दोनों एग्री हो गए। एग्री होने के बाद 1 साल के बाद जब देखा उन्होंने, तो उनका जो प्रॉफिट था 5 लाख रुपए हो गया। ए आया भागता भागता, 364 दिन तो वो दुकान पे आया नहीं, ठीक है ना। 365वें दिन जब उसको पता चला कि यार 5 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, वो भागता भागता आया, बी से बोला यार बी, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। अब ऐसा करो, 4 लाख रुपए तुम मुझे दे दो, 4 लाख रुपए तुम प्रॉफिट के मुझे दे दो और 1 लाख रुपया तुम रख लो। क्यों? क्योंकि तुमने 1 लाख डाला था, 1 लाख तुम्हें और मिल गया, तुम्हारे तो पैसे डबल हो गए। मैंने कितने डाले थे? 10 लाख, मेरे तो आधे भी नहीं हो रहे। बी बोला कि यार मैं भी यही सोच रहा था कि तू दुकान पे तो कभी आया नहीं, काम तो मैंने किया,
तुझे तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं, तो तू 1 लाख ले ले, 4 लाख मुझे दे दे। ठीक है ना? तो अगर वो 4 लाख मांगेगा, ये भी 4 लाख मांगेगा, तो फिर क्या होगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी, डिस्प्यूट हो जाएगा। तो इनका भी डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट होने के बाद पुलिस स्टेशन से कोर्ट, कोर्ट में फिर कौन बैठता है, जज साहब बैठते हैं। तो जज साहब का पहला क्वेश्चन, उनको बुलाया, ए और बी को, उनके लॉयर्स को बुलाया कि बताओ भाई, तुम लोगों ने कुछ लिखा था जब तुम लोगों ने बात की थी बिजनेस करने की, दुकान करने की, तो क्या तुम लोगों ने लिखा था कुछ? तो उनको थोड़ा थोड़ा सा याद आया कि हाँ, हमने एक पेपर तो लिया था, हमने एक पेपर तो लिया था, गवर्नमेंट पेपर, जिसपे हमने लिखा था कि ए, जिसके फादर का नाम ये है, एड्रेस ये है, बी सन ऑफ दिस, रेजिडेंस दिस, दे स्टार्टेड बिजनेस, फर्म का नाम ये, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये होगी, उनको ये मिलेगा नहीं मिलेगा। और नीचे इन दोनों ने क्या किए थे, साइन किए थे। इन दोनों ने क्या किया था, नीचे साइन किया था। तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। और अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं हम समझौता। और अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। आपने पढ़ा था +1 बिजनेस स्टडीज में, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनती है। तो इसमें उन्होंने सारे रूल्स रेगुलेशन लिख रखे थे, उनको याद आ गया कि यार हमने तो ये बनाई थी। तो वो जज साहब के पास ये कागज लेके आ गए, वो अपनी डीड को लेके आ गए। तो जज साहब ने इस डीड को देखा और उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका डिस्प्यूट था वो खत्म कर दिया। मतलब जो भी उसकी उनकी लड़ाई थी, वो कितना भी प्रॉफिट मांग रहे थे, वो खत्म कर दी। लेकिन जो ये एक्ट है, एक्ट हमें एक चीज में फंसा देता है। मतलब ये खतरनाक है एक्ट। क्यों खतरनाक है? मतलब वो वाला खतरनाक नहीं है भाई, गलत मत समझ आना। मतलब आपको समझाने के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं। तो ये एक्ट जो हमें बोल रहा है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, या हम बोले वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ये डीड बनानी है तो बना लो, नहीं बनानी तो ना बनाओ, आपकी मर्जी। ठीक है ना? तो ये एक्ट में एक क्लॉज है जो हमें बोलती है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो करो, नहीं करनी तो ना करो। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो तो आप डीड बना रहे हो नहीं बना रहे हो, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपने, अगर मैं सेम इसकी एक, अगर मैं ये सोच लूं कि सेम डिस्प्यूट है और जज साहब के पास दोबारा से केस चला गया, और जज साहब ने पूछा कि कुछ लिखा हुआ है आपके पास, पार्टनरशिप डीड है आपके पास, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि डीड नहीं है। ठीक है ना? मैंने आपको बताया ना अभी कि आपकी मर्जी है, वॉलंटरी है, कि आपको डीड बनाना है नहीं बनाना है। तो अगर डीड नहीं बनाई, पहले तो जज साहब ने उसको देखकर सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर डीड ही नहीं है फिर क्या होगा? तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक भी यही है कि व्हाट आर द रूल्स। ठीक है ना? जो इतना तामझाम मैंने आपको करके दिखाया, जो एग्जांपल करके दिखाई, वो इसी टॉपिक के लिए करके दिखाई, ताकि आपको समझ आए डीड की वैल्यू। और अगर डीड नहीं है तो व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं है तो कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे? तो वो कौन से रूल्स होंगे?
जो हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताएगा। अगर इस एक्ट ने खतरनाक होकर दिखाया है तो इसने इसका सोल्यूशन भी दिया है। तो ये समझो कि अगर इसमें इसने कोई क्लॉज ऐसा डाल दिया तो उसका सोल्यूशन भी है। तो वो सोल्यूशन क्या है? तो पहला डिस्प्यूट हमारा क्या था? हमारा नहीं, मतलब ए बी का क्या था कि वो मांग रहा था 4 लाख, ये भी मांग रहा था 4 लाख। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने डीड नहीं बनाई तो चाहे हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस, शेयर इक्वली, आपको इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब 2.5 लाख मिलेगा इसको, 2.5 लाख मिलेगा इसको, मतलब इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं बचा। तो अगर डीड है, अगर डीड होती तो उसमें जैसा लिखा था वैसा होता, लेकिन अगर डीड नहीं है तो आपको इक्वली डिवाइड करना है। चाहे 2 बंदे हैं, चाहे 3 बंदे हैं, चाहे 5 बंदे हैं। मान लो अगर 5 पार्टनर होते तो पांचों को 1-1 लाख मिल जाता। 2 पार्टनर है तो 2.5-2.5 लाख मिल गया। अगर 3 पार्टनर होते तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता। 4 होते तो 4 के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता। ठीक है ना, 1,25,000 आ जाता। ठीक है ना। तो पहला रूल तो हो गया ये। तो अब क्या हुआ, ए को लगा यार मेरे साथ तो ये चीटिंग होगी, अन्याय हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो भागता भागता जज साहब के पास गया कि जज साहब देखो यार, मेरे साथ तो धक्का हो रहा है। ठीक है ना। तो मैंने तो 10 लाख दिया, उसने 1 लाख ही दिया था, तो मुझे तो प्रॉफिट उसके बराबर मिल रहा है, फिर तो मुझे ज्यादा पैसे लगाने का कोई फायदा ही ना हुआ। ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो। आप क्या करो, हमारी जो कैपिटल है उस पे 10% इंटरेस्ट लगा दो, क्योंकि अगर 10% 10 लाख पे लगेगा तो 1 लाख बन जाएगा, और 1 लाख पे अगर लगेगा तो 10,000 बनेगा। तो डायरेक्टली ए को 90,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने उसकी बात सुनी, और बात सुनने के बाद एक्ट में देखा कि यार हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो कितना देना है या नहीं देना। तो जज साहब ने ए को भगा दिया। क्यों? क्योंकि एक्ट में लिखा था नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड नहीं है तो कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पहला पॉइंट क्या है? प्रॉफिट हो या लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि कैपिटल पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और थर्ड रूल है बेटा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हमने ड्राइंग्स पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। नंबर 4, सबका गुरु, सबका गुरु इसीलिए बोल रहा हूं ओनली 6% पर एनम, क्योंकि बच्चे इसमें इतनी गलती करते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, देखो छोटी सी बात है, आप समझो वो गलती कैसे होती है कि ये तो सिंपल सा पॉइंट है, गलती होने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन आपको जब एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो यही क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। कैसे घुमा के पूछा जाता है? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा होता है, हमें एक ही चीज घूम रही होती है, 6%, 6%, 6%। मतलब एक आया था 6%, मतलब 6% तो लगेगा ही। जब इन्होंने पूछ ही लिया कि कितना लगेगा, मतलब लगेगा तो सही, हमारे दिमाग में ये रहता है। ठीक है ना। तो वो फर्स्ट ऑप्शन भी दे देते हैं हमें 6%, तो हम भी फटाफट मार्क करके आ जाते हैं, हम तीन ऑप्शन बाकी वाली देखती नहीं। तो ऐसी गलती मोस्ट ऑफ द चांसेस होती है, मतलब मैंने बहुत बार देखी है बच्चों को ये गलती करते हुए। ठीक है ना। तो आप ऐसी गलती मत करना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर पार्टनर ने लोन दिया, देखो लोन कई तरह के होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। बैंक से लोन ले रहे हो, कोई किसी से भी लोन लोगे ना आप थर्ड पार्टी से,
तो वो पहले बोलेगा कि मैं तो इतने परसेंट इतने टका इंटरेस्ट ऑन लूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लूंगा, ठीक है ना, तो वो हम देंगे भी। लेकिन वो पार्टनर ही होगा जो बोलेगा यार मेरी तो दुकान है, अगर मैं पैसा दे दूं फिर क्या हो गया, ठीक है ना। हाँ, हमने ये भी तो पढ़ा है +1 में कि अगर ऑनर बिजनेस को पैसा दे रहा है उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, देखो +1 में क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप थी, उसमें क्या था, अकेला मालिक था, उसका जितना भी पैसा बिजनेस में चले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आ गई पार्टनरशिप की बात, तो देखना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही वैसे ही रूल चलते हैं। तो अगर कई बार टेम्परेरी पैसों की नीड होती है, थोड़े टाइम के लिए नीड होती है, तो वो बाहर के लोन की बजाय घर से लोन ले लेते हैं, ताकि वो सस्ता भी पड़ जाए और इजिली काम भी चल जाए, ठीक है ना। तो अगर पार्टनर ने ऐसा लोन दे दिया और डिसाइड नहीं किया, अगर मान लो पार्टनरशिप डीड बनी हुई है लेकिन उसमें सिर्फ यही वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ, फिर भी 6% ही लगेगा, ठीक है ना। ये मत सोच लेना कि डीड पूरी की पूरी नहीं होनी चाहिए। देखो कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट अगर डीड में नहीं लिखा, तो उस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमने यही सोचना है कि डीड नहीं है, ठीक है ना। बाकी पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए डीड है, सिर्फ उसी पॉइंट को सॉल्व करने के लिए डीड नहीं है, ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, क्योंकि 5 ही रूल्स है, तो 5वां रूल क्या हुआ, बी बोला यार ए को, तेरी तो सुनी नहीं जज साहब ने, देखना मेरी बात सुनेंगे, मैं जाता हूं जज साहब के पास। तो वो जज साहब के पास गया कि जज साहब देखो कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ, ए तो कभी दुकान पे आया नहीं, पैसा मैंने कमाया, वो फ्री का 2.5 लाख लेके जा रहा है, आप ऐसे मत करो, आप ऐसा करो, मेरी सैलरी दे दो मुझे, 10,000 पर मंथ की सैलरी दे दो, क्यों, 1,20,000 बी को एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन वही जज साहब ने फिर एक्ट 1932 देखा, जिसमें क्या लिखा हुआ था, नो रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है बेटा, काम करने के बदले कोई भी एक्स्ट्रा कंपनसेशन, देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो मिल ही रहा है, उसके बिना कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये 5 रूल्स है, कौन कौन से, अगर डीड नहीं है तो पहला रूल क्या है कि आपको प्रॉफिट हो या लॉस आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। नंबर 3, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नंबर 4, ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सिर्फ 6% के साथ ही पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ है फिर उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। और नंबर लास्ट, किसी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को कोई बोनस नहीं मिलेगा, किसी को कोई कमीशन नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप कोई, कई बार क्या होता है बुक्स में ना 6 पॉइंट्स दिए होते हैं, तो 6th पॉइंट क्या दिया होता है कि अगर वो अपने बच्चे को, बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है तो वो नहीं बना सकता विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। देखो वो तो अंडरस्टूड ही है, उसमें रूल वाला कुछ नहीं है, रूल यही है 5, ठीक है ना। वो उसमें क्या रहता है कि अगर मान लो ए और बी 2 पार्टनर है, बी ने सोचा यार मैं अपने बेटे को एज ए पार्टनर, थर्ड पार्टनर ले आऊं, लेकिन ए उस पर ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो तो नेचुरल है, ठीक है ना। अगर कोई भी बिजनेस में बड़ा काम होना है, मेजर चेंजेस आने हैं, तो वो सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी तो जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर उस चीज के लिए मना करेगा तो वो काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट्स अगर आपको आते हैं, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये मेन रूल्स है जो हमें बताते हैं कि अगर आपकी डीड नहीं है तो आपको ये 5 रूल्स फॉलो करने हैं, और आपका जो भी डिस्प्यूट है, आपका नहीं मतलब किसी भी पार्टनर्स का, पार्टनरशिप बिजनेस का कोई डिस्प्यूट है, तो वो सॉल्व हो जाएगा अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, ठीक है ना। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और ये था हमारा लेक्चर फर्स्ट पार्टनरशिप का। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अगर कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप बिल्कुल ही बिना कुछ हिचकिचाए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर
उसका सोल्यूशन मेरे पास कमेंट में बताने के लिए होगा, तो मैं कमेंट में बता दूंगा। इन केस कुछ आपको बोलकर जब आपको कुछ शो करना होगा, मुझे दिखाना पड़ेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी, उसको जरूर सॉल्व करूंगा। हाँ, अगर समझ आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।